आज का विषय कोर्ट के कामकाज की प्रोसेस के बारे में है। कोर्ट अपने रूटीन के कामकाज को करने के लिए अनेक प्रोसेसेस को इशू करता है, नोटिसेस को भेजता है, समन्स को भेजता है, अवेलेबल वारंट्स को भेजता है और सबसे गंभीर नॉन अवेलेबल वारंट्स को भी इशू करता है। पुलिस की विशेष शाखा होती है जिसे 5B कहते हैं और कोर्ट की अपनी प्रोसेस सर्विंग एजेंसी होती है। कोर्ट की प्रोसेस सर्विंग एजेंसी में प्रोसेस सर्वर नाम के कर्मचारी नियुक्त होते हैं। यदि हम पॉइंट्स के रूप में देखें तो आज हम जानेंगे पहला पॉइंट कि नोटिसेस, समन्स, अवेलेबल वारंट्स या नॉन अवेलेबल वारंट्स क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि ये सब प्रोसेसेस किन किन परिस्थितियों में जारी किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे कारित किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि वारंट जारी होने पर उनसे बचने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास क्या उपाय होते हैं। इनमें सबसे पहले नोटिस क्या होता है इसको समझा जाना चाहिए। नोटिस का सामान्य मतलब होता है सूचना। किसी पार्टी को सूचना देना कि मामला इस प्रकार से है, अब आप जो उचित समझें वह करें। जब कोर्ट किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करता है तो उस नोटिस के जवाब में कोर्ट में उपस्थित होना या ना होना उस व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, चाहे तो जाए चाहे तो ना जाए। यहाँ हम उन नोटिस की बात नहीं कर रहे हैं जो एडवोकेट्स लीगल नोटिस के नाम पर भेजा करते हैं, जैसे चेक बाउंस होने पर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक लीगल नोटिस भेजा जाता है और फिर उस लीगल नोटिस का जवाब भेजा जाता है। यहाँ पर हम केवल CRPC और BNSS के तहत भेजे जाने वाले उन नोटिस की बात कर रहे हैं जो या तो कोर्ट भेजता है या कोर्ट की कोई दूसरी एजेंसी भेजती है या पुलिस भेजती है। उदाहरण के लिए भगोड़े अपराधी की संपत्ति को जब्त करके नीलाम करने का एक नोटिस दिया जाता है। हम अब यह देखेंगे कि नोटिस का उद्देश्य क्या होता है। इन नोटिस का उद्देश्य केवल यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को सोते हुए ना दबोचा जाए, उसकी बिना जानकारी के उसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ना लिया जाए। पहले उसको वास्तविक स्थिति की जानकारी दे दी जाए। जैसे बाहर के देश से किसी व्यक्ति के खिलाफ कुर्की वारंट आ गया तो कुर्की करने से पहले स्थानीय कोर्ट उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा कि देखिए आपके पास फला फला बाहर के देश से एक कुर्की वारंट आया है, यानी कि सूचना देगा कि यह यथास्थिति है, आपको जो अपेक्षित कानूनी कदम उठाने हो आप उनको उठा सकते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किए जाने पर पुलिस अधिकारियों को आमतौर से नोटिस भेजती है। तो सवाल है कि इन नोटिस के उदाहरण क्या क्या होंगे। यदि आरोपी सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में ना जाए तो उसके जमानती को, जिसने उसके लिए बॉन्ड भरा था, उसको सेक्शन 446 CRPC का नोटिस भेजा जाता है। कहा जाता है नोटिस में कि आरोपी बेल जंप कर गया लगता है, ऐसे में आरोपी को कोर्ट के सामने लेकर आने की आपकी जिम्मेदारी है, उसको लेकर आओ। आप नहीं लाओगे तो आपके खिलाफ कुर्की जैसे एक्शन लिए जा सकते हैं। अब यह जमानती का अपना विवेक है कि वह क्या करता है। तो नोटिस के उत्तर में कुछ कदम उठाना है या नहीं उठाना है, यह उस व्यक्ति को तय करना होता है जिसको नोटिस दिया गया है। यह कोई बंदिश नहीं है कि आप कदम उठाएं ही उठाएं, या कोई ये बाध्यता नहीं है, नहीं उठाएंगे तो जो भी उसका कानूनी प्रभाव होगा वह सामने आएगा। लेकिन अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कानूनी कदम उठाने होते हैं। तो नोटिस दिए जाने का बस इतना मतलब होता है कि आपको स्थिति से अवगत करवाया जा रहा है ताकि उचित कानूनी कदम उठाया जा सके। नहीं उठाएंगे तो वह भी आपकी स्वेच्छा है। अगली कोर्ट प्रोसेस होती है समन। समन कोर्ट का बुलावा होता है। समन्स भेजे जाने का अर्थ है कि आपको हाजिर आकर कोर्ट की प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी आपको अपना उसमें रोल निभाना है। कंप्लेंट फाइल हुई और कोर्ट ने एविडेंस लेकर देखा कि अपराध बनता है तो आरोपी को समन्स भेजा, आओ कोर्ट की प्रक्रिया में हिस्सा लो। नोटिस में एक सामान्य बुलावा होता है जबकि समन्स में एक आदेशात्मक बुलावा होता है। यह बुलावे का आदेश है। जिस व्यक्ति को समन्स किया जाता है उसे वह आदेश मानकर कोर्ट के सामने हाजिर होना अनिवार्य होता है। तो अगला पॉइंट है कि समन्स से बचने का तरीका क्या होता है। समन्स से बचने का केवल एक तरीका होता है कि
जिस कोर्ट ने समन्स जारी किया है उससे ऊपर वाली कोर्ट में उस समन्स को चुनौती देकर हटवा दिया जाए, या दूसरा तरीका है कि उस कोर्ट के सामने जिसने समन्स जारी किया है वहां जाकर आप हाजिर हो जाएं। इसके लिए ऊपर वाली कोर्ट उस समन के खिलाफ अपील, रिवीजन आदि जो भी मुनासिब कार्रवाई हो वह लगाकर उस समन से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए ऊपर वाली कोर्ट के सामने उस समन को गैर कानूनी या अपर्याप्त कानूनी आधार वाला दिखाना जरूरी होता है। अगर यह नहीं किया जाता है तो समन से बचने का कोई दूसरा तरीका कानून में नहीं होता है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 NI एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। समन्स के बाद अगली प्रोसेस होती है जो कोर्ट आमतौर से जारी करते हैं, वह होती है कोअर्सिव प्रोसेस, एक पीड़क कार्रवाई। जिस व्यक्ति को समन भेजा गया हो यदि वह बुलाने वाली कोर्ट के सामने नहीं जाता है, ना ही उस समन को सेट असाइड करवाता है, तो कोर्ट अब उस व्यक्ति के लिए पीड़क कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीड़क कार्रवाई माने कोअर्सिव प्रोसेस। समन के बाद कोर्ट ऐसी प्रोसेस शुरू करता है जिससे उस व्यक्ति को ना आने पर दंड का सामना करना होगा। यह कोअर्सिव प्रोसेस आमतौर से वारंट कहलाती है। तो समन पर व्यक्ति के ना आने से कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर देता है, और ये वारंट भी दो तरह के होते हैं, एक कुछ मुलायम होते हैं और दूसरे बहुत गंभीर वारंट होते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो मुलायम वाले वारंट होते हैं, जमानती वारंट। वो क्या होते हैं? तो इन्हें हम अंग्रेजी में बेलेबल वारंट कहते हैं, जमानती वारंट कहते हैं। इसमें व्यक्ति को बाध्य किया जाता है कि वह दिए गए दिन, दिनांक व समय पर कोर्ट में हाजिर होगा, और यदि वह हाजिर नहीं होगा तो बेलेबल वारंट में लिखी गई राशि को कोर्ट में जाकर उसका भुगतान करना होगा। जमानती वारंट को जारी करने वाली कोर्ट के विवेक के आधार पर वारंट की राशि निर्धारित की जाती है। 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000, जो भी राशि कोर्ट चाहे वह उसमें लिख सकता है कि या तो आप आएंगे, और नहीं आए वारंट मिलने के बाद भी तो आपके ऊपर इतना अर्थदंड लगा दिया जाएगा। इस तरह जमानती वारंट का कानूनी मतलब यह निकलता है कि वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर ना हुआ तो जमानती वारंट में जो भी राशि लिखी हुई है उतनी राशि उसको कोर्ट में जमा करवानी होगी। पीड़क कार्रवाई में दूसरा वारंट गंभीर वारंट होता है जो बहुत पीड़ादायक होता है, इसे गैर जमानती वारंट कहते हैं। अब यदि व्यक्ति जमानती वारंट मिलने के बाद भी, जो अभी हमने देखा कि इतने पैसे देने पड़ेंगे ना आने पर, वह वाला जमानती वारंट मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर ना हो तो कोर्ट कठोरतम कार्रवाई करता है, और यह कठोरतम कार्रवाई होती है गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। आमतौर से इसे NBW कहा जाता है। गैर जमानती वारंट का मतलब है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है उसे गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। गैर जमानती वारंट के तहत यह गिरफ्तारी आमतौर से पुलिस के द्वारा की जाती है, लेकिन कोर्ट यदि चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को भी इसके लिए अधिकृत कर सकता है। जब कोर्ट इन प्रोसेसेस को इशू करता है तो सवाल है कि इनको कोर्ट से लेकर और जो संबंधित व्यक्ति है वहां तक कौन लेकर जाएगा, कौन उसके ऊपर इन्हें कारित करेगा। तो कोर्ट की प्रोसेस में दो प्रकार की एजेंसीज होती हैं। तो जो सामान्य प्रोसेस होती है कोर्ट की, जैसे नोटिस, समन्स, इसमें कोर्ट की अपनी एजेंसी होती है जिसे प्रोसेस सर्विंग एजेंसी कहते हैं। इसके कर्मचारी को प्रोसेस सर्वर कहते हैं, और ये प्रोसेस सर्वर सामान्य प्रोसेस जैसे नोटिस या समन्स को ही ले जाते हैं। कोर्ट के प्रोसेस सर्वर कभी भी वारंट्स को लेकर नहीं जाते और ना ही वारंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। वारंट को किसी भी वांछित व्यक्ति तक लेकर जाना यह पुलिस का काम है, और पुलिस ही उस वारंट को एग्जीक्यूट करती है। वैसे बहुत सारी कोर्ट पुलिस का इस्तेमाल सामान्य समन्स को और नोटिस को भेजने के लिए भी करती है,
तो यह कोर्ट का विवेकाधिकार होता है कि वह पुलिस को किस किस प्रोसेस की इश्यूएंस के लिए, किस किस प्रोसेस की सर्विस के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए एक विशेष इकाई पुलिस में होती है जिसे 5B कहते हैं। आपको पुलिस रजिस्टर्स में से रजिस्टर नंबर 5 याद होगा। इसमें पुलिस थाने की डाक का पूरा ब्यौरा रहता है। क्या चिट्ठी आई, क्या चिट्ठी गई, क्या हमने सर्विस की, कौन वारंट आया, यह उस रजिस्टर नंबर 5 में लिखा रहता है। तो उस रजिस्टर नंबर 5 का काम देखने वाली पुलिस की इकाई को 5B कहते हैं। यह एक हेड कांस्टेबल स्तर का पुलिस वाला इस काम को देखता है, जो क्रिमिनल कोर्ट अपनी सभी वारंट संबंधित थाने को भिजवा देता है, जहां इसे एग्जीक्यूशन के लिए 5B के इंचार्ज को दे दिया जाता है कि आप जाइए और उस व्यक्ति के ऊपर यह वारंट कारित करके आइए, एग्जीक्यूट करके आइए। यह जो 5B इंचार्ज होता है, हेड कांस्टेबल, यह या तो खुद इसको एग्जीक्यूट करता है या अपने किसी दूसरे पुलिस वाले को यह वारंट दे देता है कि जाइए और इसे एग्जीक्यूट करिए और उसकी रिपोर्ट हमें फाइल करिए जो कोर्ट में जानी है। एक महत्वपूर्ण सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि कोई वारंट कैसे समाप्त किया जा सकता है। कोर्ट का गैर जमानती वारंट सबसे पीड़क कार्रवाई होती है। व्यक्ति के सामने गिरफ्तारी का संकट आ जाता है, तो ऐसे वारंट की समाप्ति के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों से ही उसको समाप्त किया जा सकता है। पहला, वह वारंट एग्जीक्यूट हो जाए और जो संबंधित व्यक्ति है वह गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए। व्यक्ति के गिरफ्तार होते ही वारंट को समाप्त माना जाता है क्योंकि वह कारित हो चुका है। दूसरी कार्रवाई होती है कि वारंट को जारी करने वाली कोर्ट उचित कारण देखकर उस वारंट को वापस ले ले, जिसे कैंसलेशन ऑफ NBW भी कहा जाता है। यदि जारी करने वाली कोर्ट बताई गई परिस्थितियों से संतुष्ट हो कि साहब इसमें NBW क्यों जारी नहीं होना चाहिए, तो वह कोर्ट उस NBW को वापस ले सकता है। एक तीसरा तरीका भी वारंट को सेट असाइड करने का होता है, वह होता है उस वारंट के खिलाफ अपील करके। वारंट की समाप्ति का तीसरा तरीका है कि वारंट जारी करने वाली कोर्ट से बड़ी कोर्ट में वारंट जारी करने के ऑर्डर को अवांछित घोषित कर दिया जाए, यानी कि जिस ऑर्डर के तहत NBW जारी किया गया है उसी ऑर्डर को समाप्त करवा दिया जाए। तो वह NBW जो उसके तहत हुआ था जारी, उसको भी समाप्त माना जाता है। कई बार कुछ लोग NBW जारी होने के बाद छिप जाते हैं और कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को भगोड़ा अपराधी घोषित करके उनकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाती है और बाद में उस कुर्क संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता है। भगोड़ा होने की यह प्रक्रिया अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट न करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।